So, we are in the lecture number 4. मैंने सिंपल सी बात कही थी, ये सब तो समझदार लोग हो, देखिए कहते हो कि जीएसटी का क्लास नहीं हुआ है, अटेंड कर सकता हूं। मुझे नहीं लगता कि अटेंड करना चाहिए। इट्स माय पर्सनल व्यू कि अगर आपके पहले 3 लेक्चर इंट्रोडक्शन के नहीं हुए तो नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको ये होना चाहिए कि जल्दी जल्दी मैं खत्म करके लाइव में आ जाऊं। जीएसटी में लाइव आ जाओ। डीटी तो ऐसे भी मैंने बहुत आगे है, तो आप लोगों को तो आ जाना चाहिए ना। क्यों आदित्य, अच्छा नहीं लग रहा है क्या लाइव? चलिए, लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 ये कह रहा है कि जैसे हमने सेक्शन 1 में बात की नेम एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, सेक्शन 2 में हमने बात की डेफिनेशन की, सेक्शन 3, 4, 5, 6 एडमिनिस्ट्रेशन के, सेक्शन 7 सप्लाई की, 8 कंपोजिट की, 9 चार्जेबिलिटी की, सेक्शन 10 में, अच्छा ठीक है दीदी, सेक्शन 10 में कंपोजिशन की, 11 में एग्जम्पशन की, 12 एंड 13 इज द टाइम ऑफ सप्लाई of goods and services की, section 15 is the transaction value, 16, 17, 18, 19, 20, 21 is your input tax credit, section 22 is liable for registration, section 23 not liable, section 24 compulsory registration, section 25 special process for procedure of registration, section 27 for NRT deemed registration, section 27 is for NRTP and casual taxable person, section 28 is amendment, section 29 is a cancellation, section 30 is a revocation, section 31 is a tax invoice, section 32 is once only registered person can collect the GST, section 33 once you pay the GST you have to indicate the amount of GST in every document, section 34 is the debit note, credit note, section 35, 36 is the books of account, section 37 is the GSTR1, section 38 is the GSTR2, section 39 is the GSTR3B, section 40 first return, section 41, 42, 43 matching of ITC, section 44 annual return, GSTR9, 9A, 9B, 9C, section 44, section 45 is the final return, that is GSTR 10. 46 is the notice to the person who notice to the assessee who fails to file the return. 47 is the fine. Section 48 is the goods and service tax practitioner. Section 49 is the payment, and section 50 is the interest. एफएम का अलग ही लेवल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें करने के बाद हम जब पहुंचे तो मैंने आपको कहा कि सब पहले सप्लाई पे ध्यान दो। सप्लाई के लिए मैंने कहा जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर। अल्कोहलिक लिकर के ऊपर स्टेट एक्साइज और वैट लगता है, ठीक। और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिनके ऊपर जीएसटी अभी नहीं है, और ये हमने आगे जाके चेक कर लिया था। जीएसटी किसके ऊपर है? सप्लाई। सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई के 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए, बी प्लस सी। सप्लाई इज डिफाइंड इन सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए क्लॉज, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, 7 1 ए एंड 7 2। 7 सबसेक्शन 1 ए क्लॉज कहता है एसटीडी बिल आ रही है, बी प्लस सी। 7 1 बी कहता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ओनली सी, कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस की जरूरत नहीं है। 7 1 सी इज द डीम्ड सप्लाई, that is schedule 1. Relative and distinct person, permanent disposal of business asset if ITC was taken earlier. Import of service from relative and distinct person, principal to agent, agent to principal. And 7(1)(a) is classification, 7 subsection 2 is for negative list. ये सारी बातें हुई। बी कहता है मैं 7(1)(b) कहता है मैं बी हूं मुझे सी दो, और 7(1)(c) कहता है मैं तो सी हूं मुझे बी दो, ठीक है भैया। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में मैंने कहा था कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर आप कंसिडरेशन से करते हैं तो 7(1)(b) में लेके जाइए, अगर विदाउट कंसिडरेशन और चेक करिए रिलेटिव और नॉन रिलेटिव, नॉन रिलेटिव है तो नॉट ए सप्लाई, रिलेटिव है और बिजनेस से रिलेटेड है तो सप्लाई है, नहीं तो इग्नोर मार दीजिए, ठीक है। अगर डिस्पोजल आप करते हैं कंसिडरेशन के साथ तो वो 7(1)(a) में जाएगा। विदाउट कंसिडरेशन करते हैं तो चेक करेगा कि आईटीसी आपने लिया था कि नहीं लिया था, परचेस करते लिया था तो उसे सप्लाई मान लीजिए 7(1)(c) में। प्रिंसिपल जब एजेंट को सप्लाई के, एजेंट जब फर्दर सप्लाई करता है तो एजेंट अगर प्रिंसिपल के नाम का इनवॉइस करता है तो वो सप्लाई नहीं है प्रिंसिपल टू एजेंट के बीच में, बल्कि वो प्रिंसिपल टू कंज्यूमर है। परंतु एजेंट अगर फर्दर सप्लाई करता है एजेंट अपने इनवॉइस पे, तो दैट इज द सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल। हो गया। फिर सप्लाई सर्विस की तरफ बढ़े। गुड्स एंड सर्विसेज बताया, नेगेटिव लिस्ट में बताया एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दी, नेगेटिव लिस्ट ट्राइब्यूनल और कोर्ट ने जो सर्विस दी वो नेगेटिव लिस्ट। अलविदा नेगेटिव लिस्ट, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली या मेंबर ऑफ पंचायत या म्युनिसिपलिटी कोई सर्विस है, नेगेटिव लिस्ट एमपी एमएलए सॉरी
पीएम दे, सीएम दे, गवर्नर दे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दे, सीएजी दे नेगेटिव लिस्ट। अगर यू आर डूइंग द एक्टिविटी बाय वे ऑफ चेयरमैन और डायरेक्टरशिप ऑफ आईएम और या यूपीएससी एसएससी नेगेटिव एक्शन क्लेम नेगेटिव लिस्ट। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल एसेट, अगर लैंड है तो नेगेटिव लिस्ट है। बिल्डिंग में मैंने आपको बता दिया था कि अगर कंस्ट्रक्शन के खत्म होने के पहले कंसिडरेशन इन पार्ट और इन फुल मिल जाता है अकाउंट पे चेक से तो वो सर्विस है, और बाद में मिलता है तो कुछ भी नहीं, नेगेटिव लिस्ट में। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई के मैंने क्या लिखा है था, देयर आर इफ द टू और मोर सप्लाई, two or more taxable supply in conjunction and continuation which are naturally bundled, then principal supply के रेट को देखेंगे। two or more supply in conjunction and continuation which are not naturally bundled, then principal then highest rate वाले को देखेंगे। सेक्शन 9 में चार्जेबिलिटी की बात की गई थी। सेक्शन 9(1) में चार्जेबिलिटी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म यानी कि सप्लायर जीएसटी गवर्नमेंट को देगा, बाद में रिकवर कर लेगा, इसे आईडीटी है। 9(2)(5) पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में बात की गई कि अभी इसमें आएगा नहीं। 9(3) कहता है कि दे आर सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज जिसके ऊपर जीएसटी रिसिपेंट देगा। 9(4) कहता है रजिस्टर्ड पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेस करता है तो रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी देगा। 9(5) स्पेसिफिक सर्विस के लिए है जिसमें HAT प्लस इसमें स्विगी और जोमेटो रेस्टोरेंट सर्विस में भी एक एरिया लाया गया, स्विगी और जोमेटो वाला, ऑनलाइन वाले में। रेस्टोरेंट मत बोलना, स्विगी जोमेटो बोलना। तो पहला है हाउसकीपिंग ए, दूसरा है एकोमोडेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन और चौथा है स्विगी और जोमेटो की सर्विस। अभी स्पेसिफिक प्रोविजन में जा चुके हैं। आइए अब मुझे बताइए आपको जीएसटी लग कैसा रहा है। एकदम याद हो सकता है पंडा, इससे ज्यादा अच्छे से याद हो सकता है। जल्दी से बताओ जीएसटी लग कैसे रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको जीएसटी लग कैसे रहा है। क्या आपको कोई प्रेशर है? क्या आपको घर में जाके पढ़ने की जरूरत पड़ रही है? क्या आपको लग रहा है कि मुझे घर में पढ़ना पड़ रहा है, या आपको कहीं पे ऐसा फील हो रहा है? जल्दी बोलो। कभी ये मत सोचना कि आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने का तो हमेशा याद रखना, मैं हमेशा हर सब्जेक्ट में अपने डीटी में भी यही बात बच्चों को बोलता हूँ कि ज्यादा कंसंट्रेशन प्रोविजंस पे करो। प्रोविजन से आते हैं, जीएसटी में समझो और बाकी चिंताएं छोड़ दो, अब दिमाग मत लगाओ। फिर यहां से आता है सेक्शन 10। कहीं ना कहीं आप ये समझ लो, कहीं ना कहीं आप ये समझ लो कि जब तक हम जीएसटी स्टार्ट करेंगे एक बार जीएसटी खत्म कर चुके रहेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो कि जब तक हम जीएसटी स्टार्ट करेंगे तब तक हम जीएसटी खत्म कर चुके रहेंगे। पहले 6 लेक्चर में पूरा का पूरा टारगेट यही है कि मैं आपको जीएसटी का एक ऐसा ओवरव्यू दे दूं कि कोई भी चैप्टर खोलो, वो चैप्टर खुलते ही आपको याद आ जाएगा इसका इस चैप्टर में ये पढ़ना है हमको। खत्म। सेक्शन 10 ये कंपोजिशन स्कीम है। और एक प्रिजम्पटिव स्कीम है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, पहले उसको जाने के पहले कुछ और बातें हो जाए। देखो, वहां जाने के लिए कुछ बातें हो जाए तब मजा आएगा उसको पढ़ने में। पॉइंट नंबर 1, मैं यूपी में हूं और मैंने यूपी से यूपी में सामान भेजा। मैं यूपी में हूं, मैंने यूपी से दिल्ली में सामान भेजा। मैं यूपी में हूं, यूपी से मैंने अंडमान में सामान भेजा। हो सकता है, ठीक। दिल्ली क्या है? दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, विथ स्टेट लेजिस्लेचर।
तो इसको स्टेट ही मानते हैं, इसको स्टेट ही मानते हैं अपने। उसे स्टेट ही मानते हैं। अंडमान क्या है? यूनियन टेरिटरी है विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। कहने का मतलब है दिल्ली और पुडुचेरी दो यूटी है, पर वो स्टेट गवर्नमेंट वहां पे तो उसको नॉर्मल स्टेट की तरह ट्रीट करते हैं। अंडमान निकोबार हो गया, दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ठीक, अभी लद्दाख भी हो गया। ये सब क्या है? यूनियन टेरिटरी है, पर यहाँ स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, तो यूटी ये प्रेसिडेंट के गवर्नर में आता है। अगर मैं मुझे तुमसे बोलूं कि मैं यूपी में सामान भेजूंगा तो क्या लगेगा? सप्लाई तो है। बोला हाँ सर सप्लाई है। सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा। अगर मैं कोई सप्लाई कर रहा हूं तो जीएसटी तो लगेगा, यहां भी जीएसटी लगेगा। तो आज तुम्हारे लिए बता देता हूं, जब सेम स्टेट है, ये विद इन द स्टेट है, विद इन द स्टेट में एक जीएसटी लगेगा सीजीएसटी, और उसी के साथ लगेगा एसजीएसटी। सी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एस का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर कोई मुझसे पूछे जीएसटी की रेट क्या है, तो मैं बोलूंगा कि जीएसटी की रेट देखो, ये 0% भी है, 5% भी है, 12% भी है, 18% भी है, 28% भी है। ये 28% वाली जो रेट है ना, ये लग्जरी आइटम पे है और सिन गुड्स पे है, जैसे कोल्ड ड्रिंक के ऊपर सिन गुड्स। 0% वाला जो रेट है ना, खाली एक्सपोर्ट के लिए या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। तो विद इन द स्टेट अगर बेचते हो तो सीजीएसटी, मान लो जो सप्लाई है वो 12% की है, तो सीजीएसटी 6% लेगा और एसजीएसटी भी 6% होगा, यानी कि आधा आधा, आधा सेंट्रल को जाएगा, आधा स्टेट को जाएगा। अब जैसे यूपी से दिल्ली मैंने भेजा, दिल्ली यूनियन टेरिटरी पर स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट है, तो सप्लाई तो हुई, तो आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी यहां पे क्या लगेगा? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी। आई फॉर इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड क्यों? तो क्यों दोनों मिला हुआ है। ये कौन कलेक्ट करेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी। कौन लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। आईजीएसटी कलेक्ट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बांट देगा, कुछ हिस्सा अपने पास रख लेगा और कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को देगा। मान लो ये भी जो आईजीएसटी भी है 12% वाला ही, ये जो सप्लाई, तो 6% सेंट्रल ले लेगा, 6% स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब क्वेश्चन है कौन से स्टेट को करेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये निकल के आता है, कौन से स्टेट को करेगा? तो दिल्ली को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डीबीटी है, जिस स्टेट में ये पहुंचेगा, जिस स्टेट कंज्यूम करेगा, डेस्टिनेशन वो स्टेट लेगा। कई लोग इस बात से कहते हैं, जब मैं 2014 की बात कर रहा था, या जब 2017 की, कि जीएसटी मोदी जी लेके आए, अरुण जेटली सर लेके आए, तो कई लोगों का कहना होता है कि सर आप मोदी जी करते हैं, सबसे ज्यादा अपोज तो बीजेपी वाले कर रहे थे जब जीएसटी कांग्रेस ला रही थी। तो मैंने कहा सही बोल रहे हो तुम, एकदम सही बात बोल रहे हो। बीजेपी और उसमें मोदी जी सबसे पहले थे जो अपोज कर रहे थे, फिर वो क्यों लेके आए? एक सिंपल सा लॉजिक है। जब चिदम्बरम साहब ने और प्रणब बाबू ने जब जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया, तो उस इंट्रोडक्शन के समय यही था, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जो कंज्यूमर जिस स्टेट में पहुंचेगा वही लेगा। पहले क्या था? वैट, लोकल बनाया, लोकल बेचा, स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। फिर क्या था? सीएसटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएगा तो जहां से मूवमेंट हुआ वही लेगा। यानी कि अगर कोई सामान गुजरात में बनता है, गुजरात में बन के वो दिल्ली जाता है, तो गुजरात गवर्नमेंट को सीएसटी मिलेगा, ओरिजिनेशन बेस्ड टैक्स। अब गुजरात ने कहा कि हम तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, हम तो पूरे देश को सामान भेजते हैं। तमिलनाडु ने कहा भी मैन्युफैक्चरिंग है,
महाराष्ट्र ने कहा हम भी मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, हम तो सामान बना के भेजते हैं। दिल्ली हुआ, पंजाब हुआ, ये सब तो, दिल्ली हुआ, पंजाब हुआ, कोलकाता हुआ, बिहार हुआ, ये तो कंजम्पशन स्टेट है। हम बनाएंगे, जीएसटी वो ले लेगा। हमें तो बहुत बड़ा नुकसान है, सीएसटी का नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान है हमारे लिए। तो सर्विस टैक्स का तो छोड़ ही दो, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले भी जाता था। हमारा तो सीएसटी पूरा उड़ गया, क्योंकि अभी तो हम बनाते हैं, हम बेचते तो हमको मिलता है। अब आपके रूल के साथ हम बनाएंगे, जो लेके जाएगा उसको मिलेगा, क्योंकि आप यहां से देखो, यूपी बना रहा है, गवर्नमेंट दिल्ली खा रहा है, दिल्ली को जीएसटी मिले। ये ऑब्जेक्शन था मोदी जी का। मोदी जी ने कहा कि हमको जो नुकसान हो रहा है 2 लाख 2.5 लाख करोड़ का, जो हमारा सीएसटी का कलेक्शन है, उसकी आप भरपाई कर दीजिए, हम जीएसटी आ जाएगा, हमें भरपाई करिए। कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस समय इसको पल्ला झाड़ दिया, बोला कहां से भरपाई होगी, छोड़ो, रिदम खत्म। When Modi ji came into power and Modi ji know the problem in the GST, कहते हैं कि उन्होंने अरुण जेटली सर को कहा कि आप जीएसटी इंप्लीमेंट करो, तो अरुण जेटली सर ने कहा कि अपोजिशन तो आप ही कर रहे हो, इंप्लीमेंट कैसे करो, मुद्दा तो वही आएगा। आज आप गुजरात बोल रहे हैं, कल महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये लोग जो कंजम मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, तो बोलेंगे हमें हमारा जो लॉस हो रहा है सीएसटी का, वो हमें कहां से भरपाई होगी, हमको कंपनसेट करिए। और हम रेट बढ़ा नहीं सकते, जीएसटी का मेन टारगेट ही तो रेट को कंट्रोल करना, हम 0, 5, 12, 18 और क्या बढ़ाए। एक लग्जरी पे हमने 28 पहले लगा दिया, 5 स्टार होटल पे, गाड़ियों पे, सिन प्रोडक्ट, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर हम तो पहले 28% में बैठे, हम रेट बढ़ा नहीं सकते। तब मोदी जी ने कहा कि देखिए जीएसटी तो लाना ही है, और जो स्टेट की प्रॉब्लम है कंपनसेट भी करना है, तो करे क्या। तब इन्होंने एक और एक्ट निकाला जिसे कहते हैं जीएसटी कंपनसेशन एक्ट। क्या निकाला? जीएसटी कंपनसेशन एक्ट, कंपनसेशन सेस। ये जितने 28% वाले प्रोडक्ट है ना, 28 वाले, या 28% के प्रोडक्ट के ऊपर इन्होंने खाली 28 से लगाया, प्लस कंपनसेशन सेस भी लगाया, कंपनसेशन सेस भी लगा दिया। 28 वाले प्रोडक्ट जनरली जो लग्जरी आइटम्स है, ये सब बड़े लोगों की बातें, इससे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास गरीब आदमी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कौन सा आदमी 5 स्टार होटल में जाके बैठेगा। तो 28% वाले प्रोडक्ट के ऊपर 28 भी लगाया, साथ में कंपनसेशन सेस लगाया। इस कंपनसेशन सेस से जो पैसा आएगा, वो जिस स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जाएगी। तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन था, तब जीएसटी आया। तो कई लोग अगर बोले कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने लेके आए थे, पर कांग्रेस गवर्नमेंट की जगह बीजेपी गवर्नमेंट लाई, बीजेपी तो अपोज करी, तो उसको रीजन दो। बीजेपी के अपोज का कारण उनके खुद के स्टेट का नुकसान था, उस स्टेट के नुकसान को बचने के लिए उन्होंने ऑफर दिया था कि हमें कंपनसेट करिए। कांग्रेस गवर्नमेंट ने पल्ले झाड़ लिए, बोला कंपनसेट कहां से करें। इस कंपनसेट के बुद्धि लगाई अरुण जेटली सर ने, उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट और लग्जरी आइटम के ऊपर कंपनसेशन सेस लगाया। उस कंपनसेशन सेस से स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेट कर रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट का कंपनसेशन हो गया, तो फिर जीएसटी में प्रॉब्लम कहां थी। अब समझ में आया। तो कोई अगर बकना चालू करे तो तुम्हारे पास हर चीज का जवाब होना चाहिए। तो एक और चीज तुम्हें मिलेगी, कंपनसेशन सेस भी मिलेगा। तो 4 एक्ट हो गए, एक सीजीएसटी एक्ट है, एक एसजीएसटी एक्ट है, एक आईजीएसटी एक्ट है, और एक कंपनसेशन सेस एक्ट है। 4 एक्ट तो तुम्हारे इसमें है। अपने को एक्ट नहीं पढ़ने, अपने तो सिंपल पढ़ते हैं, पर मैं बताता हूं कि 4 एक्ट तो आ गए ना, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो अब आईजीएसटी जब लगा तो किसको मजा आया? दिल्ली गवर्नमेंट को। अब जो यूपी से सप्लाई अंडमान में हुई, यूटी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, यानी यूनियन टेरिटरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लगेगा यहां पे भी आईजीएसटी। यहां पे भी क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, फिर इस दोनों को बांट देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ रखेगी, स्टेट गवर्नमेंट रखेगी। मान लो ये प्रोडक्ट 18% का है, तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगी, 9% स्टेट को देगी। स्टेट यहाँ पे कौन? अंडमान। ठीक। अब जो सामान अंडमान पहुंचा, अंडमान में जो सामान पहुंचा वो अंडमान में ही बिका, अंडमान से फर्दर सप्लाई करके अंडमान निकोबार में ही गया। अंडमान टू अंडमान सिचुएशन में क्या होगा? विद इन स्टेट है। यहाँ पे हमने देखा क्या लगा था? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगा था विद इन द स्टेट, यानी कि ये इंट्रा है,
ये इंट्रा है और ये इंटर है, ये भी इंटर है। तो इंटर है तो एक ही चीज लग सकती है, वो आईजीएसटी। जैसे इंटर देखो तो एक ही चीज लग सकता है, वो आईजीएसटी। इंट्रा में सीजीएसटी लगा सेंट्रल और एचजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट। अंडमान क्या है, यहाँ अंडमान टू अंडमान भी तो इंट्रा है, तो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे होगा सीजीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, साथ में लगेगा यूटीजीएसटी। स्टेट की जगह वर्ड क्या आ जाएगा, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। मेरे ख्याल से 2 पन्ने 4 पन्ने बर्बाद करने से अच्छा है 2 लाइन में मैंने तुमको सारी कहानी सिखा दी। सारी कहानी 2 लाइन में, तो आधा पेज में मैंने तुमको पूरा गेम सिखा दिया। इंट्रा करोगे, विद इन द स्टेट करोगे तो सीजीएसटी एचजीएसटी, जैसी बाउंड्री चेंज होगी एक ही फिक्स नियम है आईजीएसटी, और उसका बंटवारा हो जाएगा, किस स्टेट को मिलेगा, कंजम्पशन स्टेट को। और अगर यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, वहां सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, यूनियन जीएसटी। बोलो याद हो गया? डेस्टिनेशन भी तुमको बता दिया, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तुमको कंपनसेशन सेस की कहानी भी बता दी, तुमको इंटर और इंटर में क्या लगेगा ये भी बता दिया। इंटर में कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं, आईजीएसटी लगना है। इंट्रा में ध्यान देखो कि स्टेट विद स्टेट गवर्नमेंट है या यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेट, सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी। अब 3 पेज का तो कुछ है ही नहीं, तो आधा पेज में हो गया। और इतना भरोसा कर सकता हूँ पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे जो मैंने चार्ट बना के दिया। मैं 3 पेज एक एक क्लास क्यों बर्बाद करूं? आपके पास समय है, इतना समय किसी के पास नहीं है। इतना में आपको पूरी दुनिया समझा दी। अरे मुझे पता है कंपनसेशन सेस घंटे भर डिस्कस होता है, कंपनसेशन सेस डिस्कस होता है घंटे घंटे भर। भाई क्या चीज का से डिस्कस कर रहे हो? इंस्टीट्यूट क्या कंपनसेशन सेस पे ऐसे लिखने देगी क्या? बच्चे को बता दो कि कंपनसेशन सेस क्यों था। बैकग्राउंड अगर आपको पता है तो 2 मिनट में बच्चा समझ गया। आपको बैकग्राउंड नहीं पता, खाली कहानी करनी है तो कुछ भी किया जा सकता है। आज मेरा विजन नहीं आ रहा वहां पे। ठीक है ना, चलिए तो पूरी कहानी हो गई। जीएसटी के रेट आपके सामने है, 0, 5, 12, 18, 28। 0% तो खाली एक्सपोर्ट के लिए, बाकी तो रेट 5, 12, 18, 28 है। चलिए सेक्शन 10, ये कंपोजिशन स्कीम है। ये प्रिजम्पटिव स्कीम है, बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, जस्ट हिंट्स होगा। ये 10-1 है, 10-2 है, 10-3 है, 10-4 है, 10-5 है, और ये 10-2A में है। रिमाइंड मी लेटर, बिग्स फक्स अफेक्टिंग यूज। चलो लद्दाख में यूटीजीएसटी होगा शिवम, और कश्मीर में एसजीएसटी होगा। हो गया 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-2A। ये जो स्कीम है ना, नाम से पता चला स्कीम है, तो लॉजिक लेके चलना दोनों ही ऑप्शनल है। आपका मन हो तो आप चूज करो, आपका मन नहीं हो तो आपको चूज करने की जरूरत नहीं। ठीक, ये याद रखना, सिंपल। कौन कौन इस स्कीम को ऑप्ट कर सकता है, इसके फायदे बता दूंगा तो आगे पढ़ने में बहुत सुविधा होगी। कई सारी ऐसी चीजें अगर आपकी नॉलेज हो जाए ना, फिर जीएसटी जब पढ़ोगे ना तो दिल खुश होकर पढ़ोगे, लगेगा यार भगवान बन गए जीएसटी के।
ठीक है ना, भगवान बन गए, सब चीज का पूरा नॉलेज दे के जीएसटी स्टार्ट करूंगा। कंपोजिशन स्कीम किसके लिए? ये स्कीम में मैन्युफैक्चरर भी जा सकता है जो सामान बनाता है। ओके सर। इस स्कीम में ट्रेडर भी जा सकता है जो सामान को बेचता है। सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर जा सकता है। कौन सा सर्विस प्रोवाइडर? अगर मैं पारा पारा में लिखूं तो इस बेटर है मैं डायरेक्टली लिख दूं, इसमें खाली रेस्टोरेंट सर्विस जा सकती है। पारा नंबर 6, ये कहां पे लिखा था मैंने? पारा 6 शेड्यूल 2 पार्ट बी। आप बोलेंगे क्या क्या लिख रहे हो सर? सब मैंने लिख क्या है? शेड्यूल 2, ठीक है, क्लासिफिकेशन। पारा नंबर 6 सर्विस नंबर, पहला गुड्स था, फिर पांचवा सर्विस था, छठा ये था। बी एक में पहले वर्क कॉन्ट्रैक्ट था, दूसरा तुम्हारा रेस्टोरेंट सर्विस था। यानी कि सर्विस प्रोवाइडर के केस में केवल रेस्टोरेंट सर्विस इस स्कीम को ऑप्ट कर सकती है। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम से देख के बताओ, एक पूरे घटनाक्रम को देख के बताओ, ये जो कंपोजिशन स्कीम है क्या सर्विस प्रोवाइडर के लिए है? ये कंपोजिशन स्कीम क्या सर्विस प्रोवाइडर के लिए है? आप देखो, मैन्युफैक्चर के लिए, ट्रेडर के लिए सर्विस प्रोवाइडर खाली रेस्टोरेंट है, बाकी के लिए नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर के लिए प्रिजम्पटिव स्कीम ही नहीं है। तब सर्विस प्रोवाइडर दंगा मचा दिया, बोला भाई साहब तुम लोग सब कुछ उनके लिए ले, हमारे लिए क्या लाए हो? तो यहां पे एक्ट ने लिखा, ये जो प्रिजम्पटिव, ये जो स्कीम मैं लेके आ रहा हूं, एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए ले रहा हूं जो इंगेज हैं, एक्सक्लूसिवली इंगेज इन सप्लाइंग सर्विसेज। वाह, दोनों के भीतर अंतर समझ गया। बेसिकली कंपोजिशन स्कीम गुड्स वालों के लिए, चाहे मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स हो या मैन्युफैक्चर ट्रेडर ऑफ गुड्स हो, या खाली एक एक्सेप्शन है रेस्टोरेंट। पर प्रिजम्पटिव स्कीम एक्सक्लूसिवली इंगेज इन सप्लाइंग सर्विस वालों के लिए। पर सर्विस में एक लाइन आपको पढ़ लेनी पड़ेगी कि सर्विस वालों के लिए तो है अदर देन रेस्टोरेंट, क्योंकि रेस्टोरेंट वालों के लिए वो वाली स्कीम है, यहां पे रेस्टोरेंट वाले नहीं आ सकते। याद है ना, जैसे टीटीए टीटीबी, टीटीए में ले रहे तो टीटीबी में नहीं, और टीटीबी एकदम एक्सक्लूसिव है। ठीक उसी तरीके से ये कहता है कि मैं यहाँ पे केवल सप्लाइंग सर्विस वालों के लिए हूं, अदर देन रेस्टोरेंट। क्यों रेस्टोरेंट? क्योंकि रेस्टोरेंट के लिए अलग से बनाया हुआ ही है, वहां जाइए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ट्रेडर तो बोल दिया कि मैन्युफैक्चर के लिए है भी स्कीम। मैंने कहा अच्छा मैन्युफैक्चर के लिए है, तो उन्होंने लिख दिया अदर देन। अदर देन, अदर देन किसका? अदर देन उन्होंने लिखा पीटा। क्या लिखा? पीटा। पीटा किसको पीटा? अपनी भावनाओं को पीटा। किसको पीटा? अपनी भावनाओं को पीटा, अपनी भावनाओं का गला घोट दिया, पीटा। पी फॉर पान मसाला, यानी कि मैन्युफैक्चर ऑफ पान मसाला के लिए नहीं है, मैन्युफैक्चर ऑफ पान मसाला के लिए नहीं। आई फॉर आइसक्रीम, मैन्युफैक्चर का आइसक्रीम वालों के लिए नहीं है। टी फॉर टोबैको, टोबैको वालों के लिए नहीं है। ए फॉर एरेटेड वाटर, वही जो मिनरल हो गए। बी, बी में बहुत सारी चीजें। बी कहता है फ्लाई एश ब्रिक्स। आजकल तो मकान जो है बड़े बड़े डंबर, देखे इतने बड़े बड़े ब्रिक्स आने लगे फ्लाई एश के, ब्राउन थोड़े से काले रंग के होते हैं। बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग आजकल फ्लाई एश ब्रिक्स से बनती है। बोला हाँ सर बनती है ना।
फ्लाई एज ब्रिक्स और ब्लॉक्स, सब बड़ी बिल्डिंग आजकल इसी से बनने लग गई है, ठीक है ना। बी फॉर बिल्डिंग ब्रिक्स, यानी कि वो मैन्युफैक्चर जो फ्लाई एज ब्रिक्स बनाता है, ब्लॉक बनाता है, ठीक है ना, बिल्डिंग के ब्रिक्स बनाता है, या फिर ब्रिक्स ऑफ फॉसिल, आजकल ये भी बड़ा फेमस हो गया है, ठीक है ना, या फिर छत के ऊपर क्या बोलते हैं इसको, रूफिंग टाइल्स। इन लोगों के लिए स्कीम नहीं है। पीटा, पीटा अपनी भावनाओं को पीटा। बी में कौन कौन, वो तो याद हो गया, पी फॉर पान मसाला, आई फॉर आइसक्रीम, टी फॉर टोबैको, हेरिटेड वाटर, बी फॉर याद रहना था तो याद रखना सब ये ब्रिक्स के लिए है। फ्लाई एज ब्रिक्स भी हो सकता है, ब्लॉक्स भी हो सकता है, बिल्डिंग ब्रिक्स भी हो सकता है, आपका ब्रिक्स ऑफ फॉसिल भी हो सकता है, रूफिंग टाइल्स भी हो सकता है। हो गई बात खत्म। अच्छा, ट्रेडर, ट्रेडर के लिए तो है ही, ट्रेडर गुड्स की तो सप्लाई करेगा ही, ट्रेडर गुड्स, वो तो ठीक है, पर वो गुड्स प्लस सर्विसेज भी कर सकता है। इस स्कीम में वो गुड्स प्लस सर्विसेज भी कर सकते, ये क्या लोचा उल्फत है, ये ऐड किया है सरकार ने कि खाली गुड्स से कमाई नहीं होती, थोड़ा बहुत सर्विस तुम कर सकते, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत मतलब, यानी कि वो सर्विस कर सकता है कितना, 10% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, बी रुपीज 5 लाख, विचेवर इज हायर। माने एक सप्लायर ऑफ गुड्स है तो सर्विस भी साथ में दे सकता है। जैसे आजकल तुम देखा करो छोटे छोटे दुकानों में सर्विसेज भी होगी, कोविड के बाद तो सर्विसेज भी देने लगे थोड़ा मोड़ा, थोड़ा ठीक है, तुम गुड्स के साथ सर्विस भी दे सकते हो थोड़ी मोटी, पर सर्विस का जो मैक्सिमम लिमिट होगा वो पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, जो तुम्हारा टर्नओवर था फाइनेंशियल ईयर में, मान लो पिछले साल तुम्हारा टर्नओवर था 1 करोड़, तो 1 करोड़ का 10% 10 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, यानी कि तुम सर्विस मैक्स टू मैक्स 10 लाख तक ही दे सकते हो। इन दोनों में जो हायर होगा उससे ज्यादा आप सर्विस नहीं दे सकते, उससे ज्यादा दोगे तो आप इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। AERATED, एरेटेड वाटर, बड़ा मस्त प्रोविजन बनाया इन्होंने, आई लव दिस वन, कि गुड्स वालों को कोविड के बाद ये सिचुएशन हो गई कि हर गुड्स वाला सर्विस भी देने लग गया, तो उन्होंने डिमांड की कि सर हम गुड्स तो दे रहे हैं, हमारा मेजर तो गुड्स ही है, पर हम थोड़ा सर्विस दे रहे हैं, हमको भी दे दो। तो डिपार्टमेंट ने कहा ठीक है तुम सर्विस थोड़ा दो, पर थोड़े के लिए लिमिट लगा दी कि पिछले साल का जो टर्नओवर का 10%, मान लो 1 करोड़ था तो 10 लाख और 5 लाख विच एवर, यानी कि मैक्सिमम तुम जो सर्विस इस साल दे सकते हो 10 लाख तक दे सकते हो, 10 लाख के ऊपर दोगे तो हम इस स्कीम को विड्रॉ कर लेंगे आपसे। हो गया। कोई भी सर्विस, कोई भी सर्विस, कोई टेंशन वाली बात। मेरे ख्याल से ये पहली बार इतना अच्छा डायग्राम बने बना है, शायद अब तुमको मेन क्लास में सेक्शन 10 में मैं कुछ न बनाऊं, सीधा मैथ पढ़ाऊं, यही तुमको वहां कॉपी करना है। ये मुझे नहीं पता, स्टार्ट तो मैंने किया था, और दिस इज द बेस्ट डायग्राम ऑफ कंपोजिशन टिल नाउ, आज तक मैंने जितने डायग्राम बनाए कंपोजिशन के ये सबसे बेस्ट है, जहां तुमको कुछ पढ़ने की जरूरत है, सब कुछ एक जगह मैंने डाल दिया, आई प्रॉमिस, इससे अच्छा डायग्राम नहीं होगा, इन सिंगल चार्ट एवरीथिंग इज गिवन। कौन इस स्कीम में कौन कौन है, मैन्युफैक्चर भी है, ट्रेडर भी है, सर्विस प्रोवाइडर दैट इज रेस्टोरेंट। मैन्युफैक्चर के लिए बोल दिया अदर देन पीटा बी, पीटा किसको, भावनाओं को, चलो। ट्रेडर, ट्रेडर तो सप्लाई ऑफ गुड्स करेगा, पर उसके लिए उन्होंने कहा सर्विस भी तुम कर सकते हो पर उसकी लिमिट बांध दी। रेस्टोरेंट जा सकता है, प्रेजेंटिव स्कीम केवल सर्विस वालों के लिए है, ठीक है ना, अदर देन रेस्टोरेंट। अच्छा, अब कई लोगों का एक क्वेश्चन आता है, इस स्कीम में कौन कौन एलिजिबल है, ये स्कीम क्या सबके लिए, सबके लिए होती तो सब इसी स्कीम में जाते ना। ध्यान से सुनना, अभी क्या चल रहा है दोस्त, ध्यान से सुनना, ये मेन है। अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 23-24,
ऑप्ट करना है मुझे। 23-24 में जो एसएससी है wants to opt सेक्शन 10, बोला मुझे सेक्शन 10 में जाना है, मुझे सेक्शन 10 में जाना है। अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को फोन लगाया और चार्टर्ड अकाउंटेंट बोला सर मुझे सेक्शन 10 में जाना है इस करंट ईयर में। चार्टर्ड अकाउंट ने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, पिछला साल प्रीसीडिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में तुम्हारा मतलब आपका एग्रीगेट टर्नओवर, जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो लेस देन इक्वल टू 1.5 सीआर है। उसने कहा यस, तो आप इस स्कीम में इस साल ऑप्ट कर सकते हैं। खत्म। इस स्कीम में कौन जाएगा नारायण? करंट ईयर में तुम जा सकते हो प्रोवाइडेड पिछले साल आपका टर्नओवर 1.5 सीआर और उससे कम होना चाहिए। अगर पिछले साल आपका टर्नओवर 1.5 सीआर उससे कम है, आप इस साल इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हो। एग्रीगेट टर्नओवर को अपने एटीओ भी बोलते हैं, जीएसटी में एटीओ इज अ वेरी फेमस वर्ड। वहीं पे कुछ जगह उन्होंने कहा, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा कुछ जगह के लिए 75 लाख भी है। बोला ये किसके लिए? क्यों भाई? मूसा भाई मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड। किससे? मैंने मूसा भाई को फोन लगाया, ट्रैवल एजेंट को, उसको मैंने कहा कि मेक माई ट्रिप टू नागालैंड। इन लोगों के लिए 75 लाख। मूसा भाई को मैंने फोन लगाया, कहा मेक माई ट्रिप टू नागालैंड। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 8 स्टेट ऐसे हैं जहां पे टर्नओवर 75 लाख और 75 लाख से कम होगा। इस साल आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। हो गया, खत्म। बोलो रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए मूसा भाई मेक माई ट्रिप टू नागालैंड। पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट आ गया, उत्तराखंड आ गया, नॉर्थ ईस्ट आ गया ना, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, उत्तराखंड, सिक्किम एंड असम। याद हो गया तुमको? ये 8 स्टेट, मूसा भाई मेक माई ट्रिप टू नागालैंड में 75 लाख से कम होगा तो करंट ईयर में मैं ले सकता हूं। बाकी जगह में कितना 1.5 करोड़ से कम होगा तो मैं इस स्कीम को ऑप्ट कर सकता हूं। तो यहां पे भी कुछ रूल है क्या सर्विस प्रोवाइडर के लिए? इसके लिए भी एलिजिबिलिटी के कुछ रूल है क्या? हाँ है ना। अगर मुझे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में सेक्शन 10(2)A को ऑप्ट करना है तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? मुझे प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर क्या है? फाइनेंशियल ईयर 22-23। यहां पे क्या देखना है? एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 50 लाख होना चाहिए। दादा स्टेट के सेम भी लिख दूंगा। अपना नाम लिखो इसमें, मैं भी लिखूंगा, मैट में लिखेंगे। यहाँ पे मैं स्टेट का नाम लिखूंगा। क्या मेघालय लिख लो खुद ही। नॉर्थ ईस्टर्न नहीं जानते हो क्या? नालायक है, पूरा नालायक है ये पंडा भी। ठीक है ना। तो प्रिजम्पटिव स्कीम किसके लिए? सर्विस वालों के लिए। अगर पिछले साल आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए? 50 लाख से नीचे। इधर में कितना है? 1.5 सीआर और 75 लाख। अब स्कीम को ऑप्ट कर सकते हो। याद हो गया? याद हो गया? हाँ याद हो गया। सर इस स्कीम को हम ऑप्ट क्यों करें? इसलिए करें, मैं बता रहा हूं क्यों करें। इस स्कीम को ऑप्ट करने के पीछे रीजन क्या है? अरे यार, इस स्कीम को ऑप्ट करने के पीछे रीजन ये है कि जो टैक्स रेट होगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है यार।
मतलब देखो, कौन कौन है? मैन्युफैक्चरर, दूसरा कौन है? ट्रेडर, तीसरा कौन है? रेस्टोरेंट। मैन्युफैक्चर का रेट है 1% ऑन टोटल टर्नओवर, यानी कि सिंपल लॉजिक, आपका जो टोटल टर्नओवर है उसके ऊपर 1% दे दो। ठीक, ट्रेडर को बोलता है 1% ऑन टैक्सेबल टर्नओवर, यानी कि जो ट्रेडर सप्लाई कर रहा है, सप्लाई तो एग्जेप्ट और टैक्सेबल दोनों हो सकती है, तो खाली टैक्सेबल पे ही देना है, पर मैन्युफैक्चर को किस पे देना है? टोटल पे। और इसको देना है 5% ऑन टैक्सेबल टर्नओवर। तुम इसलिए कोई छोटे मोटे रेस्टोरेंट में जाना, वो बिल जब निकालेगा जीएसटी का, तो देखना उसके ऊपर जीएसटी 5% लगा हो, तो समझ लेना कंपोजिशन स्कीम में 5% टैक्सेबल टर्नओवर। कई उसके आइटम भी उसी तरीके से। तो ये है टैक्स रेट का मजा, जहां टैक्स रेट 5%, 18%, 28%, 12% है, यहां इन लोगों के लिए टैक्स रेट कितनी इजी है? 1% ऑन टोटल, 1% ऑन टैक्सेबल, 5% ऑन टोटल। अब इसके दो हिस्से कर देना, ऐसा नहीं कि तुम शांति से बैठ जाओ। 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2. ये क्या है? CGST, SGST, CGST, SGST, CGST, SGST। और यहाँ पे भी कितना है? यहाँ पे रेट है 6%। कितना रेट है यहाँ पे? 6%। हाँ, 1% जीएसटी, 6%। इस 6% में भी क्या है? वही कहानी, 3%, 3%, CGST, SGST। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, अब आपके मन में एक सवाल बहुत जोर से आया, सर आपने खाली CGST, SGST क्यों लिखा, IGST क्यों नहीं लिखा? SSC, engage in interstate supply। अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई में एंगेज है, नॉट एलिजिबल, वो तो एलिजिबल ही नहीं है। तो ये इसका मतलब पूरा का पूरा इंटरस्टेट का गेम है, इसलिए इसमें CGST और SGST है, IGST तो हो नहीं सकता। ये सब 1% जीएसटी, मैंने 1 लाख का टर्नओवर के ऊपर 1% जीएसटी। अगर तुमने 1 लाख का टर्नओवर किया तो 1%, 1,000 रुपया तुमको सरकार को जीएसटी देना पड़ेगा। हो गया, खत्म खत्म। अब समझ में आया? सारा ये पूरा का पूरा स्कीम किन लोगों के लिए? इंटरा वालों के लिए। इंटर वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इंटर में ये इलिजिबल ही नहीं है स्कीम। खत्म। दूसरा, तो आप बोलेंगे सर बहुत रेट कम है, पर नुकसान भी तो है। अगर कोई चीज दे रहा है सरकार तो नुकसान भी तो है। नो आईटीसी, जो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं उनको नो आईटीसी, उनको आईटीसी नहीं मिलता है। माने अगर मैं कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया हूं तो नो आईटीसी, या आईटीसी नहीं मिलता है। ठीक है ना? तो ये लोग क्या इशू करते हैं? इशू बिल ऑफ सप्लाई। ये लोग क्या इशू करते हैं? बिल ऑफ सप्लाई, नॉट टैक्स इनवॉइस। जब टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करते तो आईटीसी नहीं मिलेगा। ये लोग क्या सप्लाई करते हैं, क्या इशू करते हैं? बिल ऑफ सप्लाई, क्योंकि आईटीसी तभी मिलता है जब आप टैक्स इनवॉइस करते हैं।
कोई अगर कभी जीएसटी किसी ने पहले पढ़ा होगा तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, कोई सोच रहा होगा सर ने इंट्रोडक्शन में पूरी स्कीम ही बता दी है, अब स्कीम में बचा क्या है जो आगे पढ़ाएंगे। मैंने सब कुछ बता दिया, कुछ बचा ही नहीं। एक दो चीजें बचेंगी, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, बाकी सब इनको आईटीसी नहीं मिलेगा। नो आईटीसी टू सप्लायर, सप्लायर को कोई आईटीसी नहीं, यही लिख लेता हूं, एज वेल एज टू रिसिपिएंट, एज वेल एज टू माने जो इस स्कीम को ऑप्ट करेगा उसको भी आईटीसी नहीं, और इस नालायक से जो परचेज करेगा उसको भी आईटीसी नहीं। हाँ हाँ, पिछले साल तुम इंटर किए तो उससे कोई मतलब ही नहीं है नायक। करंट ईयर में आप नहीं कर सकते हो, आप तो करंट ईयर में इस स्कीम को ऑप्ट कर रहे हो ना, करंट ईयर में आप इंटरस्टेट नहीं कर सकते। पिछले साल तुमने जो भी किया हो किया हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। बोलो अबे जो भी डाउट हो पूछते रहो, फटाफट पूछते रहो। इशू बिल ऑफ सप्लाई, टैक्स इनवॉइस रेस नहीं करते हैं। जो बेचेगा सप्लायर को आईटीसी नहीं, और जो खरीदेगा ना, जो बेचारा खरीदेगा उनको भी आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास टैक्स इनवॉइस नहीं। क्योंकि मैं तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करूंगा, अभय को बिल ऑफ सप्लाई इशू करूंगा, और रिसिपेंट यानी कि अभय को आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स इनवॉइस मिलता है। टैक्स इनवॉइस तो दे ही नहीं रहा हूं मैं तुमको। वो बिल ऑफ सप्लाई को इनवॉइस बोलते हैं बेटा। तुम जिस जिस दो तरीके का होता है, एक होता है कंपोजिशन स्कीम, और दूसरा होता है कि नॉन कंपोजिशन स्कीम पर वो जिस प्रोडक्ट को बेच रहा है उस प्रोडक्ट के ऊपर 5% का रेट है। बस ये दो चीजें हो सकती है। इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई को लिखता नहीं, इनवॉइस ही लिखता है सबको। इनवॉइस नॉट टैक्स, इनवॉइस, टैक्स वर्ड नहीं होगा उसमें, तुम देखना जाके। ओके। तीसरा, ये लोग एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं। इनका जो जीएसटीआर है पता कौन सा? फाइल जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 4 फाइल करते हैं, जिसका ड्यू डेट है 30th अप्रैल आफ्टर एंड ऑफ FY। इसका मतलब FY 23-24 के लिए ड्यू डेट क्या है? 23-24 के लिए ड्यू डेट है 30 अप्रैल 2024। जीएसटीआर 4 फाइल करते हैं, और ये लोग GSTR 9A भी फाइल करते हैं। GSTR 9A भी फाइल करते हैं, जिसका ड्यू डेट है 31 दिसंबर आफ्टर एंड ऑफ FY। इसका मतलब FY 23-24 के लिए GSTR 9 का ड्यू डेट हो गया है 31 दिसंबर 2024। हाँ बेटा, नहीं कुछ परचेज करते तुमने जो भी दिया उसका आईटीसी तुमको नहीं मिलेगा, तुम ज्यादा तकलीफ लेने की कोई बात नहीं। यू आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी। कुछ कर नहीं सकता बेटा, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ में नहीं है। तो 12%, 5%, 10% सब खरीदोगे मैं मान लिया, बट मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि आईटीसी नहीं मिलेगा। मजा आया? आपको मजा आया? मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। ए पगली,
मूसा नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गए ना सारे के सारे। एम फॉर मणिपुर, एम फॉर मिजोरम, टी फॉर त्रिपुरा, ए फॉर अरुणाचल, मूसा, एम फॉर मेघालय, यू फॉर उत्तराखंड, एस ए सिक्किम एंड अरुणाचल। सेक्शन 10। आई प्रॉमिस एक प्रोविजन को छोड़ के बाकी सब कुछ मैंने प्रिजम्पशन में लिखा दिया, सब कुछ लिखा दिया आपको, कुछ बचा ही नहीं। तो अब तुम सोचो, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें, मैं बोलूंगा कंपोजिशन स्कीम, तो आपके दिमाग में बल चला, अरे ये वही है ना 1.75 करोड़ के नीचे जिसमें रेट हो जाती है 1%, दो 1%, 1% एंड 5% रेस्टोरेंट वालों के लिए और सर्विस वालों के लिए 6%। जो इस स्कीम को ऑप्ट करेगा वो टैक्स इनवॉइस रेज नहीं करेगा, बिल ऑफ सप्लाई करेगा, और बिल ऑफ सप्लाई जब करेगा तो उसको ना जीएसटी आईटीसी मिलेगा। ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में उसे बल्ब जलना चाहिए, तो मैं उस डेप्थ में पढ़ा सकूंगा तुमको। इतना डेप्थ में लेके जाना है कि जब मैं बोलूं तो तुम्हारे वर्ड अच्छे ये तो पढ़ा हुआ है, अच्छा ये स्कीम में पढ़, उसका वेट नहीं करना कि सेक्शन 10 कब होगा। सेक्शन 10 आता है, 90% करा चुका हूं सेक्शन 10, जो बोर्ड पे लिखा यही 90% है। सेक्शन 11 एग्जम्पशन का सेक्शन है। एग्जम्पशन जिसमें हमको सर्विसेज के लिए अपने को पढ़ना है। यहां 82 सर्विसेज दी गई है जो अपने को सेक्शन 12 में नहीं दे ही नहीं सकता अंकित, सवाल ही नहीं है टैक्स इनवॉइस से, सवाल ही नहीं है, नेक्स्ट टू बी इम्पॉसिबल, जेल हो जाएगी उसको। टैक्स इनवॉइस का मतलब तुम आईटीसी ले रहे हो, दे रहे हो, जेल हो जाएगी। सेक्शन 11 में एग्जामिशन की बात की गई, 82 सर्विसेज है। गुड्स बाय गुड्स अपने पढ़ना नहीं होता, गुड्स अपने फाइनल में या इंटर में भी नहीं है, और खाली सर्विसेज है, सर्विसेज सारी है, 82 सर्विसेज आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, एकदम पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है ना। सेक्शन 12 एंड 13 आपको पता ही है, एंड 14 ऑलरेडी डिस्कस्ड है। 12 13 में टाइम ऑफ सप्लाई है, तो 12 गुड्स के लिए है और ये सर्विसेज के लिए है। 14 चेंज इन द रेट की बात करता है, अगर चेंज हो जाए तो क्या करेंगे। तो अगर हो चुका है तो आप तो उस आपको पता है, आप तो फंस गए थे, है अंकित। अगर ऐसा हुआ है तो आप फंसे हुए हो, आपको बेनिफिट तो नहीं मिला होगा ना। आइए सेक्शन 15, ट्रांजेक्शन वैल्यू, ठीक, ट्रांजेक्शन वैल्यू, उस वैल्यू की ये बात कर रहा है जिसके ऊपर आपको जीएसटी देना है, ये इसी के ऊपर आपका जीएसटी देना है। तो यहां पे पढ़ेंगे क्या, 15(1) प्लस 15(2) माइनस 15(3). 15(1) बताता है कि ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या है। यहां पे 15(2) में एडजस्टमेंट करने की बात की गई है, और 15(3) कहता है जो डिस्काउंट मिलेगा उसको माइनस कर दो। ये सब करने से जो बचेगा उसको पता है क्या बोलेंगे, उसे कहेंगे एसेसेबल वैल्यू। एसेसेबल वैल्यू एवी
इसी के ऊपर आपको जीएसटी कैलकुलेट करना है। जीएसटी इसी के ऊपर कैलकुलेट होता है। सोचो, इट्स नॉट ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू एग्जैक्टली, जैसे ट्रांजेक्शन वैल्यू इज ऑन प्रदान एडजस्टमेंट डिस्काउंट जो आएगा इसी के ऊपर। जीएसटी जो आप लगाते हो ना, ये एवी के ऊपर लगाते हो। फिर आता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है? मींस प्राइस एक्चुअली पेड। अगर मैंने आपको ये कैलकुलेटर बेचा, यानी कि 15, अच्छा इसका शॉर्ट वर्जन भी लिख देता, 15 इज वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो मैं सप्लाई कर रहा हूं उसकी वैल्यू, उसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये कैलकुलेटर मैंने 15 रुपए में आपको बेचा, बस 15 ही है, यही ट्रांजेक्शन वैल्यू है, यही है ट्रांजेक्शन में प्राइस एक्चुअली पेड होने पर, बाकी माथा नहीं लगाने का। पहले ऐसा नहीं था कि ये देखेंगे वो तो नहीं, अब जितने बेचा वही ट्रांजेक्शन में। 100 का आइटम 20 रुपए बेचा, 20 ही पकड़ेंगे। पहले क्या होता था एक साइज में, ये सब में कि 20 का 100 का आइटम 20 में बेच देते तो इंक्वायरी बैठ जाती थी। अब नहीं, 100 का आइटम मैंने 20 में बेचा क्योंकि मुझे लग रहा है डिस्काउंट देके बेचना, मैंने 20 में बेच दिया तो 20 ही रुपया ट्रांजेक्शन वैल्यू। आप माथा पच्ची नहीं कर सकते मेरे साथ। प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, पेड और पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यही ट्रांजेक्शन वैल्यू है। ट्रांजेक्शन वैल्यू का मतलब क्या बोला? प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यही हम लेंगे ट्रांजेक्शन वैल्यू पर जो प्राइस है। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड माने अगर मैंने 15 में बेचा तो ट्रांजेक्शन जो मैंने ट्रांजेक्शन के आदान प्रदान उसका वैल्यू, प्राइस जो तुमने दिया वही 15 रुपया। ओके, प्रोवाइडेड supplier and recipient are not related. Supplier and recipient are not related. Supplier recipient related नहीं होना चाहिए। And price is the sole consideration. Price is the sole consideration. कहने का मतलब है अगर मैंने नारायण को ये कैलकुलेटर 15 में बेचा तो 15 ही ट्रांजेक्शन वैल्यू है, पर डिपार्टमेंट को पता चल गया कि नारायण और विक्रम बियानी रिलेटिव है, तब डिपार्टमेंट को लगता है कि विक्रम बियानी ने नारायण को जो सामान बेचा है वो सामान कम दाम पे बेचा है, तो वहां पे वो प्रॉब्लम कर सकता है। या पता चला कि नारायण ने 15 रुपया दिया, साथ में कुछ और भी चीज दी है जो बताया नहीं गया, यानी कि प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, प्रोवाइडेड। ठीक है ना? अगर ऐसा हो जाए तब अपने को जाना पड़ता है। इफ ये फेल हो जाए, इस मतलब बायर एंड सेलर रिलेटेड हो गया प्राइस, तब अपना जो एवी निकलेगा, एवी तो वहां भी निकलना है, तो एवी वहां पे निकलेगा, वो निकलेगा वैल्यूएशन रूल के हिसाब से, वो अलग चीज है। फिर ट्रांजेक्शन वैल्यू कैंसिल हो जाए, फिर ट्रांजेक्शन वैल्यू आउट। तो कितना सिंपल लैंग्वेज, देखो जीएसटी की एक सबसे बड़ी ब्यूटी देखो, लैंग्वेज कितना सिंपल है, हर चीज को बड़ा सिंप्लीफाइड और जनरल टर्मिनोलॉजी में यूज किया। ट्रांजेक्शन वैल्यू, जिस प्राइस में तुमने ट्रांजेक्शन किया, माने ट्रांजेक्शन वैल्यू मींस प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन अनरिलेटेड पार्टी। ये जो ट्रांजेक्शन वैल्यू कब मानेंगे? बिटवीन अनरिलेटेड पार्टी एंड प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। मैंने क्या लिखा?
कि इसी ये जो प्राइस पे मैं नारायण को 15 रुपए बेच रहा हूं, यही प्राइस ट्रांजेक्शन वैल्यू है, प्रोवाइडेड मेरे नारायण में रिलेटिव नहीं है और प्राइस होल कंसिडरेशन है। और अगर मान लीजिए मैं और नारायण रिलेटिव या प्राइस होल कंसिडरेशन नहीं है और भी कुछ छुपा फुचा बैठा है, तब डिपार्टमेंट कहता है मैं ट्रांजेक्शन वैल्यू जो 15 रुपया में तुमने सामान को बेचा वो नहीं लूंगा मैं। तब क्या करोगे, मैं वैल्यूएशन रूल अप्लाई करके इसका वैल्यू निकालूंगा, उसके ऊपर तुम जीएसटी देना। अच्छा, ठीक, ये है 15 सबसेक्शन 1। ये 15 सबसेक्शन 1 है, ट्रांजेक्शन वैल्यू। अपने को क्या करना है, प्लस 15 सबसेक्शन 2 भी तो करना है, सर करना है। ज्यादा नहीं लिखाऊंगा इसमें। इसमें 15(2) में 1 2 3 4 5 5 पॉइंट है। 15(2)A, 15(2)B, 15(2)C, 15(2)D और 15(2)E। ये ऐड करने हैं अपने को। इसमें क्या है, एनी टाइप ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, चार्जेस। कई बार क्या होता है, जो सप्लायर होता है ना, वो 1 लाख का सामान बेचता है और अलग से वो 10,000 का टैक्स देता है, बोला ये भैया ये वाला टैक्स, ये 10% सर्विस चार्जेस, सेस। तो जैसे एयरपोर्ट में जाओगे तो डेवलपमेंट सेस होगा, कन्वेंस सेस होगा। तो ये सारी चीजें लोग ले लेते, अलग से दिखा देते हैं। तो डिपार्टमेंट तो अलग से ना दिखाओ, ये जो टैक्स तुमने कलेक्ट किया बायर से, जो ड्यूटीज तुमने ली है, सेस तुमने लिया, चार्ज तुमने सेपरेटली, इफ सेपरेटली सोन, आपने जो सेपरेटली दिखाया है इसको सेपरेटली मत दिखाओ, ऐड कर दो उसी ट्रांजेक्शन वैल्यू में, ये सारा टैक्स ऐड कर दो। 1 लाख प्लस टैक्स 10,000, 1,10,000 रुपए में जीएसटी लूंगा। कहानी में ट्विस्ट मत करो, ये भी बात रिसिपेंट ने तुमको दिया है तो रिसिपेंट ने दिया तो ऐड करो। बाप रे बाप, क्या दिमाग लगा है। एक्सेप्ट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस। भैया इसी के लिए तो हम जीएसटी पढ़ रहे हैं। इसी के लिए इनको, इनके ऊपर ही तो चार्ज करना है, तो इनको मत इंक्लूड कर देना। कितना प्यार से जीएसटी को बनाया गया है, ये देखो। ठीक है, कंप्लायंसेस है, नो डाउट कंप्लायंसेस जीएसटी के हैं, पर भैया पहले एक्साइज था, तो एक्साइज के भी तो हर महीने के रिटर्न जाते हैं 12, वहां तो एक एनुअल रिटर्न जाता 13। वैट था तो उसका भी तो अलग कंप्लायंसेस था, ये सर्विस टैक्स का अलग कंप्लायंसेस था ना। वैट का अलग, सीएसटी का अलग, एक्साइज का अलग और सर्विस टैक्स का अलग कंप्लायंसेस। वहां तुम 12 12 12 30 रिटर्न वहां फाइल कर लेते थे। अब यहां तुमको मंथली रिटर्न फाइल करना, एक सिंगल एक्ट में करना है, यहां तुम्हें तकलीफ हो रही है। बोलते बहुत कंप्लायंसेस था। जब जब शादी नहीं हुई तो गाना गा रहे थे, शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, शादी हो गई तो बोलते बहू अच्छी नहीं है। पहले तुम बोलते हो इतना सारा एक्ट का क्या काम, एक्साइज क्या करता है, सर्विस क्या करता है, सब एक कर दो। जब एक कर दिया तो तुम गाना गाए, पहले वाला इच्छा था। तो तुम्हारी तुम्हारी मनोकामनाएं, तुम्हारी शांति, मन की शांति तो कभी हो ही नहीं सकती है ना। तुमको एक कोई कुछ भी कर दे, वो तो तुमको तो बोलना है तो बोलोगे ही तुम। तो एक फितरत में मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लू, कितना ही तुमको पढ़ा लू, कितना ही तुमको प्रैक्टिकल करा लू, कितना ही तुमको समझा दू, एक तो तुमको पढ़ना नहीं है और तुमको मेरी बात समझनी नहीं है, तो बाहर जाके बोलोगे बयानी सर क्या पढ़ा पता ही नहीं, समझ ही नहीं आया। ऐसे मैक्सिमम, और मेरे केस में तो ऐसे 90% स्टूडेंट आते हैं। किस्मत खराब है बोला ना, किस्मत खराब नहीं है, मतलब मीन टू से ऐसा है, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूं। ठीक,
तो ये सारे जो टैक्सेस तुम अलग से कलेक्ट कर रहे हो इसको भी ऐड करो। कर दिया सर। यानी कि अगर मान लो मैं तुमसे रेंट ले रहा हूं सुरजीत भाई से 1 लाख रुपया साल का, और साथ में सेपरेटली म्युनिसिपल टैक्स भी ले रहा हूं कि देखो मुझे म्युनिसिपलिटी को देना, तुम 20,000 वो भी दो। मैंने तो क्या दिखाया, मैं 1 लाख का रेंट ले रहा हूं और 20,000 रुपया म्युनिसिपल टैक्स अलग से ले लिया। डिपार्टमेंट कहता सुन बेटा तुमने किससे लिया, बोला टेनेंट से। टेनेंट वाला रिसिपेंट है, क्यों दिया उसने? उसने तुमको क्यों दिया? क्योंकि मैंने सर्विस दी। तुमको कितना दिया? 1 लाख, साथ में 20,000 भी तो दिया। सर वो तो अरे उससे क्या मतलब है, तुमको रिसिपेंट ने उस सर्विस के लिए दिया है ना 20,000। चल 1,20,000 पे जीएसटी लगा। अमाउंट पेड बाय recipient on behalf of supplier। मैंने हर्ष को सामान भेजा 5 लाख का, बंगाल में बैठा था, पंजाब में भेज दिया 5 लाख का। 5 लाख मुझे हर्ष देगा, लॉजिक की बात है, 5 लाख ट्रांजेक्शन वैल्यू है। पर मैंने हर्ष को फोन करके बोला यार मेरा वहां पे ना एक एजेंट है, और ये एजेंट वहां का एजेंट है तो मुझे उसको कमीशन देना पड़ेगा क्योंकि काम किया है, तो 20,000 कमीशन तो उसको दे देना। भैया जो एजेंट का जो कमीशन है वो किसकी जिम्मेदारी? मेरी, सप्लायर की जिम्मेदारी है ना। पर मैंने उसको फोन करके बोला तुम दे दो, तो 20,000 रुपया तुमने दे दिया। किसके बिहाफ में दिया? तुमने दिया मेरे बिहाफ में। तो अब जीएसटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 520, क्योंकि रिसिपेंट ने 5 लाख मुझे दिया, 20,000 एजेंट दिया, किसके बिहाफ में? मेरे बिहाफ में। तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ द गुड्स कितना हो गया? 520। ये लिखा है यहाँ पे। इंसिडेंटल एक्सपेंस, एनीथिंग डन बाय सप्लायर बिफोर रिमूवल। रिमूवल के पहले जो भी सप्लायर है जो भी काम कर दे सब चीजों का पैसा वो लेगा, सब उसी के भीतर इंक्लूड रखेगा ना। माने मैं सप्लायर हूं, रिमूव करने के पहले, इस कैलकुलेटर को रिमूव करने के पहले जो भी मैं उस कैलकुलेटर पे करूंगा सब पे इंक्लूड करूंगा। क्या क्या करता होगा सर, अभी बता देता हूं। जैसे पैकिंग, वारंटी, इंस्पेक्शन, एक्सट्रा, ये वो खर्चे हैं जो रिमूवल के पहले ऑलरेडी इंक्लूड ये होने चाहिए। इंक्लूड कर, अगर इंक्लूड नहीं किया तो ऐड करो। पैकिंग का खर्चा वो सेपरेटली। ए सुनना, सामान का दाम 10 रुपया, जैसे पन्नी मांग लेते हो तुम लोग, 10 रुपया का पन्नी, वो पैकेट दे दीजिएगा तो 10 रुपया को मांग लेता है। तो तूने जब शॉपर स्टॉक में जाते हो तो तुमसे पूछता है कि कैरी बैग चाहिए, हाँ 15 रुपया का कैरी बैग, तो तुम देखना उस 15 रुपया का कैरी बैग को भी इंक्लूड करके उसके ऊपर जीएसटी लगाता है कि नहीं लगाता है। तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस वो चीजें, मतलब कोई भी चीज, एनीथिंग डन बाय सप्लायर बिफोर रिमूवल, रिमूवल के पहले कुछ भी करे, और अगर वो पैसा जो कुछ भी करे उसका अलग से लेना, अलग से नहीं होगा, इसी में इंक्लूड कर रहे हो बाबा। अलग से क्या होता है? डी, फाइंड इंटरेस्ट। पांडा को मैंने बोला भाई तुम 1 महीना पेमेंट करना है तो इंटरेस्ट लगा दूंगा। पांडा 2 महीना बाद पेमेंट किया तो पांडा ने इंटरेस्ट भी दिया। ये इंटरेस्ट क्यों दिया पांडा ने? लेट पेमेंट के लिए दिया, पर रिलेटेड तो किससे था? सप्लाई से रिलेटेड था, इसे उस फाइन को भी इंक्लूड कर दो। एंड लास्ट, सब्सिडी। सब्सिडी दो जगह से आ सकती है। एक सब्सिडी आती है गवर्नमेंट से, एक आती है अदर से। गवर्नमेंट की सब्सिडी को एक्सक्लूड करो, और अदर से आती है तो ट्रांजेक्शन वैल्यू में इंक्लूड करो। ये हो गया आपका 15 ABC। और लास्ट में मैं एक लाइन में लिख देता हूं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा।
एक लाइन में लिख देता हूं कि 15 सबसेक्शन 3 में डिस्काउंट की बात की गई है, यानी कि लेस की बात की गई है, डिस्काउंट लेस कर दीजिएगा। ये सब करने का जो आएगा ये आ जाएगा एवी। और मैं कहता हूं आज के बाद ट्रांजेक्शन वैल्यू पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई प्रॉमिस, जितना मैंने लिखा है यही तुम आगे जाके पढ़ोगे, एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने वाले हो। और अगर अभी देखना है, अभी चैलेंज करके बोल सकता हूँ जितना भी प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में सारा भी मैं सॉल्व करा सकता हूँ इसी के बेस पे। और मैं कराऊंगा भी। नहीं आदित्य, वहां का इंट्रोडक्शन अलग था, यहाँ का इंट्रोडक्शन अलग है। यहाँ के इंट्रोडक्शन में मैक्सिमम चीजें कवर्ड हो जाती है। मैं जनरली इतना लंबा इंट्रोडक्शन देता नहीं हूँ, 3 लेक्चर देता हूँ और इस तरीके से इंट्रोडक्शन देता ही नहीं हूँ। मेरे कोई भी लेक्चर जाके देख लेना, पूरा नहीं। ये पहली बार मैंने डिसाइड किया कि मैं 6 लेक्चर, पहले दिन मैंने बोल दिया था मैं 6 लेक्चर इंट्रोडक्शन के लूंगा। टारगेट बहुत क्लियर रख के रखा था कि मैं पूरे इस इंट्रोडक्शन में जीएसटी पढ़ा दूंगा तुमको। यानी कहते लोग कहते हैं 6 घंटे का मैराथन लर्न, समझ लो 6 घंटे में तुमको जीएसटी पढ़ा दूंगा। अब तुम सोचो मैं 6 घंटे के बाद जब मैं नेक्स्ट तुम्हें 40 घंटे पढ़ाऊंगा तो क्या पढ़ाऊंगा, उसके बाद जब मैं रिवीजन आगे रिवीजन सीरीज लाऊंगा तो क्या पढ़ाऊंगा। तो तुम सोचो कितनी बार तुम जीएसटी रिवाइज कर, मैंने कहा एग्जाम के पहले 3 से 4 बार मैं तुमको जीएसटी पढ़ा चुका रहूंगा। आई बात समझ में? यही कहानी है। आइए अब है सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। सिंपल सी बात है, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो जीएसटी की आत्मा है। दिखाई दिया था व्हाट इज आईटीसी, किस तरीके से जो आप परचेस करते हो जो जीएसटी देते तो उसका क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट यही वो है। ठीक है, जैसे आपके पास आईटीसी, अब समझ में आ गया, ये आपके पास आईटीसी है जो पेड किया आपने। आईटीसी मतलब टैक्स पेड ऑन परचेज, जो आपने परचेज किया तो आपने टैक्स पेमेंट किया होगा। बोला हाँ सर मैंने टैक्स पेमेंट किया है। तो आपने क्या क्या पेमेंट किया होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी आपने किया होगा ना पेमेंट। कुछ सामान आपने लोकली परचेज किया होगा, कुछ सामान आप बाहर से लेके आए। आप क्या सीजीएसटी 50,000 आपने पेमेंट किया, आपने एसजीएसटी 50,000 पेमेंट किया, आपने यूटीजीएसटी 10,000 का सॉरी यूटीजीएसटी बोले, सीजीएसटी है तो आईजीएसटी, आपने 10,000 का नहीं, आपने 60,000 का पेमेंट किया बोला किया। इसी को कहते हैं जो पेमेंट किया यही आपका आईटीसी है। जो आपने जीएसटी दे दिया वो आपका आईटीसी है। इसको आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, एक लेजर होता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है ना आजकल, तो हैंड में तो कुछ होता है, बुक्स में सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल पे होता है। तो एक लेजर है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये जो आईटीसी है, इसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के क्रेडिट साइड में इसको बैठा दिया जाता है पोर्टल पे। जैसे पोर्टल खोलोगे अपना जीएसटी नंबर डालोगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर खुल जाएगा तो पता चल जाएगा कि तुमने सब कुछ तो ऑनलाइन है, इलेक्ट्रॉनिक है सब कुछ, मैनुअल तो कुछ है ही नहीं। तो तुमने जो परचेज किया होगा उसका इनवॉइस अपलोड हुआ होगा, इनवॉइस पे अपलोड करना है। जिससे परचेज किया होगा
उसने भी सेल का इनवॉइस अपलोड किया। अगर मैंने नारायण से परचेज किया तो नारायण ने अपना सेल में पोर्टल में दिखाया था मेरा सेल, तो वहां से बाय डिफॉल्ट मेरे जीएसटी नंबर पे क्या होगा, उसने जो सेल किया उसने मुझसे जीएसटी ला, मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएगा। सब मैचिंग, इसी को बोलते हैं मैचिंग करना। जहां आप गोलमाल करोगे पकड़े जाओगे। इससे तो फेक इनवॉइस होता है, आपने सेल नहीं कर तो फेक इनवॉइस, सेल किया पकड़े जाते हैं लोग। आज निकल तो पकड़े ही जाएंगे, जिसको बिलिंग का धंधा कहते हैं। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी जमा हो गया। ये मंथ है मई, मान लो ये मंथ है मई 23, मई 24 में आपको जीएसटी पेबल भी खड़ा हो गया आपका। जीएसटी पेबल मतलब सरकार को देना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सरकार को देना कितना है, जीएसटी पेबल आपको, सरकार को सीजीएसटी आपको देना है मान लो 70,000, तो ये जीएसटी भी 70 ही देना है, और यहां पे आपको 50,000 रुपया देना, ये आपको देना है। आप क्या बोलोगे कि मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है, सीजीएसटी का कितना है 50,000, एसजीएसटी कितना है 50,000, आईजीएसटी कितना 60, और मेरे को देना कितना है 50 मेरे पास। तो मुझे अभी और कितना सरकार को देना है, मुझे 10 देना है। यहां पे सरकार को कितना देना है 10 देना है, यहां मुझे कुछ नहीं देना। पर मेरे पास 60,000 में से मेरा आईटीसी केवल यूज हुआ है 50, तो अभी भी मेरे पास आईजीएसटी का आईटीसी 10,000 बचा हुआ है मेरे पास, है ना 10,000। तब डिपार्टमेंट क्या कहता है, लेस आईटीसी। इस आईटीसी को आप सीजीएसटी में यूज कर सकते हो, पूरा का पूरा 10,000 यूज कर लो। अब यहां पे आएगा जीएसटी पेबल इन कैश 10,000 रुपया देना है आपको। ये ओह सॉरी 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 2020, तो यहाँ पे अपने को देना है 10, यहाँ अपने को देना 20, ठीक है। आप समझ में, पूरा गेम ऐसे आईटीसी एडजस्ट होता है। अब आपके मन में आएगा कैसे एडजस्ट करना है, मैं तुम्हें दिखा देता हूं। आपके पास क्या है सीजीएसटी, आपके पास क्या सीजीएसटी, आईटीसी में क्या आपके पास, प्लस सर मेरे पास सीजीएसटी है, मेरे पास एचजीएसटी भी है, और मेरे पास आईजीएसटी भी है। तो इसको एडजस्ट कैसे करेंगे देख लो। सीजीएसटी को पहले सीजीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे, ठीक, फिर आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे। एसजीएसटी को पहले सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे, बच जाएगा तो फिर आईजीएसटी एडजस्ट कर लेंगे। आईजीएसटी को पहले आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे, सीजीएसटी के साथ भी करेंगे, और एसजीएसटी के साथ, जिसमें इसमें दोनों में तो अमन है, पर सीजीएसटी का एडजस्टमेंट एसजीएसटी से या इसका नहीं होगा। याद है भैट में एक लाइन लिखाई थी, ममता दी माइनस मोदी जी नहीं हो सकते, सॉरी ममता दी माइनस स्टालिन नहीं हो सकता है, ममता दी माइनस तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, ममता दी माइनस नीतीश बाबू नहीं हो सकते। इससे सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते। और ऐसे भी याद रखना, एक स्टेट का डब्ल्यूबीएसटी का बिहार जीएसटी के संग एडजस्टमेंट नहीं सर, दो अलग अलग स्टेट नहीं एडजस्टमेंट करने देंगे आपको। जिस स्टेट को तुमने दिया वही स्टेट आपको एडजस्ट करने देगा। हाँ, मैं किसी के साथ भी मैं
इन दोनों में किसी के साथ भी पहले एडजस्ट कर सकता हूं, ठीक है ना? कर लिया ना मैंने एडजस्ट, और बोलो। आप समझिए, इस चेन को याद रखना। जो हमारे पास जो सीजीएसटी का क्रेडिट है, पहले किसके संग एडजस्ट करोगे? सीजीएसटी के साथ। फिर किसके साथ? आईजीएसटी के साथ। फिर एचजीएसटी का एडजस्टमेंट किसके साथ करो? एचजीएसटी, फिर आईजीएसटी, आईजीएसटी का आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी। हाँ, दिया हुआ है नियमित, दिया हुआ 9(5) में दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, सब अलग अलग जगह दिया, पर है ये आईटीसी का रूल, ये आईटीसी है, सेक्शन 49 में भी दिया हुआ है, ये सेक्शन 49 का भी रूल है ये। नहीं, यूटीजीएसटी और एसजीएसटी तो एक ही हुआ ना। मैं जब एसजीएसटी लिख रहा तो ये यूटीजीएसटी भी तो है ना। एसजीएसटी यूटीजीएसटी में फर्क क्या है? तो स्टेट का ही टैक्स ना। सेक्शन 49 का पार्ट है सब। अब पढ़ोगे तो तुम, जब मैं एडजस्ट करूंगा, पेबल इन कैश गवर्नमेंट को दोगे यार, कैश पे नहीं आता। कैश का मतलब जब मैं कहूं तो इसका मतलब है, यहाँ पे एक और लेजर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इस लेजर में कैश जमा होता है, इसके इसके थ्रू एंट्री होती है। कैश मतलब ये नहीं, आप बैंक में जाओगे, आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आईपीएस, एनईएफटी, या फिर कैश में डिपॉजिट कर दोगे बैंक में जाके, वो आपका पोर्टल में जाके कैश लेजर में पैसा चला जाएगा। कैश लेजर, इससे इसको लिखते हैं कैश। ओम, पेबल का मतलब क्या हो गया? 20,000 तुमको देना था, 10,000 का मैंने एडजस्ट कर लिया, और 10,000 बाकी रह गया। सरकार को ये बैलेंस 10,000 दोगे ना? ये 20,000 सरकार को तो हर महीने देना पड़ेगा ना, हर महीने के, ये तो मंथली निकलता है ना, टैक्स पेड तो मंथली, हर महीने जीएसटी देना पड़ता है आपको। तो मे का जीएसटी फाइनल लाइबिलिटी क्या हुआ? 10 और 20 सब कुछ एडजस्ट करेंगे तो सरकार को कैश में देना। कैश का मतलब आपको बैंक पे जाके पैसे डिपॉजिट कर देना, वो कैश लेजर में चला जाएगा, उसके थ्रू सरकार को पेमेंट कर देना। आप चाहो तो बराबर बांट लो, या आप चाहो तो पूरा ले लो सलीम। आप चाहो तो बराबर बांट लो, आप चाहो तो पूरा ले लो सलीम, कोई रोक टोक नहीं है। मैं पूरा सीजीएसटी में एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं मेरा मन। कितना पढ़ा दिया मैंने, देखो 1(7) सप्लाई, कंपोजिशन, ठीक है ना, ट्रांजेक्शन वैल्यू, इनपुट टैक्स क्रेडिट, 18 इनपुट टैक्स क्रेडिट। और ये अगर मैंने कवर कर दिया ये वाला पार्ट, तो समझ लो कि आपका जीएसटी 80% से ज्यादा कवर कर दूंगा। रजिस्ट्रेशन, अब आपको, मैं आपको कल पता चल जाएगा नेक्स्ट क्लास में, क्यों मैं ये धीरे धीरे जा रहा हूं। क्योंकि जब मैं जीएसटी स्टार्ट करता हूं तो पहला लाइन स्टार्ट होता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। तो अब मैं रजिस्टर रजिस्टर्ड खाली तुमको बोलूंगा रजिस्टर मतलब ये रजिस्टर है, नहीं। अब मैं बोलूंगा नहीं, मैं बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कब होता है, क्यों होता है, किसके लिए जरूरी है, किसके लिए नहीं है। अब जब भी मैं पूरा जीएसटी पढ़ूंगा, रजिस्ट्रेशन चैप्टर का वेट थोड़ी करूंगा। मैं तो जब रजिस्ट्रेशन पढ़ूंगा तो मुझे हर चीज रजिस्ट्रेशन की 3 पॉइंट मेरे खून में होने चाहिए। ये 3 पॉइंट मेरे खून में, बाकी तो ठीक है, मतलब नहीं है। ये 3 पॉइंट, कब लाइबल, कब कंपल्सरी, नॉट लाइबल। और मैं ये भी पढ़ा देता हूँ मोटा मोटी, थोड़ा बहुत मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट डीम रजिस्ट्रेशन हो जाता है। टाटा बाय। फिर थोड़ा सा सेक्शन 31 और जीएसटीआर का नाम लिख दूंगा, सारा जीएसटीआर कौन कहाँ पे, ऐसे मैंने जीएसटीआर का सारा नाम लिख दिया था, तो मैं यहाँ से रिवीजन करा दूंगा 6 लेक्चर में, 7 से आपकी चालू हो जाएगी। तो पहले से जो सेटिंग है वही सेटिंग करके चल रहा हूँ। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको जीएसटी कैसा लग रहा है। अभी इंट्रोडक्शन की बड़ी छोटी क्लास रखा हूँ, नो प्रेशर, नो हेडेक। कोई हेडेक नहीं चाहता हूँ आपकी लाइफ, आपकी लाइफ।
चलिए, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं 12 बजे।